हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपनी चैनल बीके फिजिक्स ऑनलाइन में। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में बताया गया था कि कूलाम के नियम तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे देखेंगे फिजिक्स में कूलाम का नियम सदिश रूप में लिखना है, तो सदिश रूप में हम लोग अदिश रूप में लिख चुके थे। अदिश रूप में हम लोग क्या देखे थे कि 1 जो एफ होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। ये होता है अदिश फॉर्म में। तो अदिश फॉर्म में के लिए जो वैद्युत बल है उसका जो परिमाण ज्ञात हो गया, जबकि वैद्युत बल एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब इसको हम लोग सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? तो सदिश रूप में लिखने के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे एक डायग्राम में Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिसके स्थिति सदिश माने कि मूल बिंदु से कहाँ पर स्थित है। मूल बिंदु से ये r1 दूरी पर स्थित है, तो ये स्थिति सदिश हो जाता है Q1 का r1 वेक्टर, और Q2 का जो स्थिति सदिश होता है r2 वेक्टर। तो क्या होता है कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं। तो Q1 पर जो आवेश जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो Q2 के कारण, Q1 पर जो आवेश विद्युत बल कार्य करेगा किसके कारण? Q2 पर। तो इसको लिखेंगे F12, या इसको हम लिख सकते हैं F12 लिख सकते हैं। F12 मतलब 1 पर कार्य कर रहा है, किसके कारण कर रहा है? 2 के कारण कार्य कर रहा है। F12 क्या कर रहा है कि ये Q1 पर कार्य कर रहा है, किसके कारण कर रहा है? Q2 के कारण। इसी प्रकार Q2 पर जो बल कार्य करेगा वो किसके कारण करेगा? Q1 के कारण। तो इस पर जो बल कार्य करेगा वो हो जाएगा F21 वेक्टर। यानी कि अब इस पर जो बल कार्य कर रहा है Q1 पर, तो F12 हो गया, और Q2 पर जो बल कार्य कर रहा है वो F21 हो गया। ये एक दूसरे के परिमाण में तो बराबर होंगे, जबकि एक दूसरे के दिशा के विपरीत होंगे दोनों बल। तो दोनों बल एक दूसरे के दिशा के विपरीत होंगे, यही अपन को प्रूफ करना है। तो देखेंगे यहाँ से आप 12 की वैल्यू निकालते हैं, तो F12 वेक्टर इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में ये R जो होती है वो हो जाएगी 1 से 2, यानी ये वाला ज्ञात करना है। तो अपन को क्या देखेंगे कि यहाँ से यहाँ फोर्स कार्य कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सदिश होगा, जो BA लेंगे यहाँ से, तो BA का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका जो R12 जो R21 होगा, BA का मतलब हो जाता है R21, जबकि AB का मतलब हो जाता है R12। तो यहाँ से R21 का कैप भी लेंगे। कैप मैंने एकांक सदिश होता है R, जहाँ हम लोग लिखेंगे, जहाँ R21 वेक्टर इज कैप क्या होता है? ये होता है R21 वेक्टर का इकाई सदिश, और इकाई सदिश की वैल्यू होती है R21 वेक्टर। ये होती है R21 वेक्टर अपॉन में ये होता है R21 वेक्टर का मॉड ऑफ। तो R21 की वैल्यू निकालेंगे, तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे, तो F12 वेक्टर इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में BA। तो BA की जगह अपन को ये लिखना है R21 का स्क्वायर कर देंगे इंटू इसकी वैल्यू रखेंगे ये, तो R21 की जगह अपन लोग ये लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन में ये इसका मॉड ऑफ लिखना है, तो R21। तो यहाँ से क्यूब हो जाएगा, तो F12 वेक्टर इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R21 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से R2 माइनस R1 वेक्टर ये निकलेगा। इसी प्रकार ये जो F21 है, F21 में क्या हो जाएगा? इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि यहाँ पर जब हम लोग F21 वेक्टर निकालेंगे, F21 वेक्टर माने दूसरे पर लगने वाला, किसके कारण लगेगा? Q1 के कारण लगने वाला। तो यहाँ से F21 की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में जो R आएगी, इसकी दूरी रहेगी, वो क्या रहेगी? इस पर लगने वाला, इसके कारण।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लग जाएगी r12 वेक्टर का, वेक्टर नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, इसकी अदिश फॉर्म में लेंगे। अदिश फॉर्म में लेंगे तो अदिश फॉर्म में क्या होता है, r21 ये हो जाएगा इनटू, अब इसी में कैप भी लिखना है तो कैप के लिए हम लोग देखेंगे कि r21 वेक्टर अपॉन में r21 वेक्टर का मॉड ऑफ निकाल रहा, लेकिन यहाँ पर r12 है, यहाँ पर r12 होगा। इसी प्रकार r12 के लिए भी यही चीज रखी जाएगी कि r12 वेक्टर अपॉन में r12, ये f21 इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा q1 q2 अपॉन में r12 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इस यहाँ जो है यहाँ 1 2 हो जाएगा, r12 वेक्टर बराबर हो जाता है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो ये और ये एक दूसरे के क्या है, बराबर तो हैं, लेकिन यहाँ पर r1 माइनस r2 है, यहाँ पर r2 माइनस r1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः f12 वेक्टर इज -1 माइनस f21 वेक्टर। ये हो गया आपका जो वैद्युत बल होता है, वो दो धनावेश यानी दोनों आवेश हैं वो धनावेशित हैं, और धनावेशित का कारण जो वैद्युत बल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर तो होते हैं लेकिन वो विपरीत होते हैं। यहाँ से अपन लोग पता पड़ रहा है कि f12 वेक्टर और f21 वेक्टर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो विपरीत है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि f12 वेक्टर f21 वेक्टर के विपरीत है। यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ कूलाम का नियम सदिश रूप में। चलिए आगे देखते हैं परावैद्युतांक एवं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। हम लोग वैद्युतशीलता पढ़ चुके हैं, तो वैद्युतशीलता में क्या होता है कि हम लोग F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम में हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ चुके हैं। तो क्या होती है एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट होती है माध्यम की वैद्युतशीलता। तो वही वैद्युतशीलता हमें किसकी निकालनी है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता। यानी ये एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। तो अब हमें निकालनी है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। जब निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता अलग हो जाएगी। यानी कि ये जो F है वो हो जाएगा किसमें? वायु में वैद्युतशीलता हो जाएगी। तो FA लिख सकते हैं इसको हम। FA इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या हो गई कि ये जी हो गई वायु में। यदि दो बिंदु आवेश वायु में स्थित हैं तब उसके लिए जो वैद्युत बल कार्य करेगा ये करेगा। यदि कोई भी जो बिंदु आवेश हैं वो किसी माध्यम में रखे हों तो माध्यम की ऐसे माध्यम में रखे हों जिसकी माध्यम की वैद्युतशीलता यदि एप्सिलॉन वैद्युतशीलता वाले माध्यम में, यानी दोनों जो आवेश हैं वो किसी एप्सिलॉन वैद्युतशीलता वाले माध्यम में आवेश रखे हों, तब हमें क्या करना है कि इसके तब उन दोनों पर लगने वाला जो बल है वो चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा Fm। M माने कोई भी मीडियम है यानी माध्यम है, तो उसके कारण जो लगने वाला जो बल है वो Fm इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट था तो एप्सिलॉन नॉट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ निर्वात बता रहा है, यहाँ कोई माध्यम बता रहा है। तो यहाँ से ये आ जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि समान दूरी है और आवेश भी वही है, केवल क्या चेंज हुआ है? मीडियम चेंज हुआ है यानी माध्यम चेंज हुआ है। जो एप्सिलॉन ये होता है वो होता है K एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यानी एप्सिलॉन नॉट हो गई माध्यम की वैद्युतशीलता किसी की निर्वात की, और K जो है यहाँ पर K जो टर्म आया है वो आया है परावैद्युतांक।
परावैद्युतांक ये टर्म आया है के, तो यहाँ एप्सिलॉन की जगह पे हम लोग के एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। तो यहाँ से एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ से एफ एम ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं, और अब हम समीकरण नंबर 1 में डिवाइड कर रहे हैं 2 का। तो यहाँ से एफ ए अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू आ जाएगा, तो एफ ए की जगह पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर एफ एम की जो वैल्यू है वो ये नीचे रख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल के, यानी कि एफ ए अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू कितना बचेगा, के। और यहाँ से हम लोग के की जो वैल्यू निकालते हैं वो आती है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो के ये के बराबर ये है और के बराबर ये है, तो दोनों बराबर हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, या फिर एफ ए अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। यही के जो होता है वो परावैद्युतांक है, उसी को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक वैद्युशीलता, यानी इसको हम के को एप्सिलॉन आर से डिनोट कर सकते हैं। एप्सिलॉन आर जो है वही आपकी आपेक्षिक वैद्युशीलता है और वही आपका जो है परावैद्युतांक है, क्योंकि परावैद्युतांक अगर कहें तो उसको के से डिनोट करेंगे और आपेक्षिक वैद्युशीलता है वो एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर क्या निकल के आ जाती है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये निर्वात की वैद्युशीलता है। इस प्रकार से हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं किसकी, एप्सिलॉन आर की। एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन क्या बन जाती है कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। ये आपकी ये डेफिनेशन जो है वो बन गई आपकी आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक की, ठीक है। यहाँ से हम लोग ने वैद्युतशीलता किसकी, आपेक्षिक वैद्युशीलता, या इसको ही कहेंगे हम लोग, या एवं ने नहीं लिखना है, ये या है, या माने इसको परावैद्युतांक भी कह सकते हैं और इसको आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है अपना, अनेक आवेशों के मध्य वैद्युत बल, या इसको ही कहेंगे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि यदि आवेश 2 से अधिक हैं, यानी अनेक आवेश हैं, तो इसके कारण जो लगने वाला जो वैद्युत बल है उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, समझते हैं कि एक आवेश Q1 है और इसके एक निकाय है, और निकाय ये बना हुआ है बहुत सारे आवेशों से मिलकर, यानी Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, इसी प्रकार यहाँ से Q4 है, Q5 है, और यहाँ पर Qn है। माना कि ये बहुत सारे आवेश हैं, n आवेश हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी कुछ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी कुछ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। यानी ये जो Q1 है
वो Q2 के साथ भी बंधा हुआ है, Q1 Q3 के साथ भी बंधा हुआ है, और Q1 Q4 के साथ भी, और Q5 और Q9 के साथ भी बंधा हुआ है। यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत इसी में ही लगता है, इसी में लगता है। माने हमने कहा है कि हम एक आवेश अकेला देखते हैं और उस पर लगने वाला जो बल होता है वो किसके बराबर होता है। मान लो Q1 पर लगने वाला जो टोटल बल है या परिणामी बल है F1 है, वो किसके बराबर होगा? वो होगा सभी अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण? Q2 के कारण। तो Q2 के कारण जब लगेगा तो यहाँ से इसके बीच में जो बल लगेगा वो F12 होगा। Q1 और Q3 के बीच में जो वैद्युत बल लगेगा वो Q13 होगा। Q1 और Q4 के बीच में वैद्युत बल कार्य करेगा वो Q14 होगा। Q1 और Q5 के बीच में जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो होगा F15 होगा, और Q9 और Q1 के बीच में जो बल कार्य करेगा वो होगा F19। इसी प्रकार से जितने आवेश दिए गए हैं उन सभी जो है अलग अलग वैद्युत बल होंगे, और ये अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होगा Q1 पर लगने वाला परिणामी बल। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो समस्त आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि Q1 पर जो बल कार्य कर रहा है वो टोटल जो बल होगा वो F1 होगा। वो किसके बराबर होगा? Q2 के कारण लगने वाले बल के F12 प्लस Q3 के कारण तो F13 वेक्टर प्लस Q14 वेक्टर प्लस F15 वेक्टर प्लस डैश 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 ये F19 वेक्टर। इस प्रकार से F1 पर लगने वाला परिणामी बल हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से बता सकते हैं। इसी प्रकार Q2 पर लगने वाला जो बल निकालना होता है तो Q2 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो समस्त आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये हुआ आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको वो अगली क्लास में आपको बता दिए जाएंगे, और अगली क्लास में हम लोग कुछ कूलाम के नियम से जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको लेके चलेंगे। तो आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है।